Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Home Academy YouTube चैनल में आप सभी का हम वेलकम करते हैं. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe our YouTube channel Home Academy. Also, press the bell icon so that you get notification of every video whenever we upload. बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको जो है हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी. और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर और चैप्टर का नेम है साउंड. तो इस साउंड चैप्टर से जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आप जो है इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे साउंड क्या होता है. तो सबसे पहले हम साउंड के बारे में जानेंगे कि साउंड जो है फिजिक्स में हम किस चीज को बच्चे साउंड कहते हैं. तो साउंड एक एनर्जी है. फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं जो साउंड होती है वो क्या होती है, वो एक एनर्जी है. मैंने बोला, अब जो मैं बोल रहा हूँ आप जो है अपने गैजेट के थ्रू जो है ये बात सुन रहे हैं. अब ये कौन सी चीज जो है हमें हेल्प करती है ये चीज सुनने के लिए, तो वो जो है वो साउंड एनर्जी होती है. तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे जो साउंड होती है हम इससे क्या बोलते हैं, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सबसे पहली बात जो हम याद रखेंगे कि साउंड जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम साउंड एनर्जी कहते हैं. बिकॉज ऑफ विच आवर ईयर्स आर एबल टू हियर समथिंग, जिसकी वजह से जो हमारे कान होते हैं, ये जो हमारे कान है ये कुछ ना कुछ जो है वो सुन सकते हैं. मैंने जो है वो क्लास में कुछ बोला, ठीक है, या किसी भी टीचर ने कुछ बोला, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस आवाज को सुनते हैं. तो वो किसके जरिए सुनते हैं, वो साउंड एनर्जी के जरिए जो है वो सुनते हैं. तो यहाँ पर हम याद रखेंगे साउंड क्या होता है. साउंड वो एनर्जी होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच आवर ईयर्स आर एबल टू हियर समथिंग, जिसकी वजह से हमारे कान जो है कुछ चीज जो है वो सुन सकते हैं. अब हम यही बात याद रखेंगे, हमने यहाँ पर जो है वो साउंड को क्या बोला, ये एनर्जी है. और आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते, ना ही हम किसी भी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ना ही हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. बट हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होगी उसको हम बच्चे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं हम, एक फॉर्म की जो एनर्जी होगी उसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरे टाइप की एनर्जी में. और यही केस है बच्चे साउंड एनर्जी के साथ भी. तो साउंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, हम साउंड को जो है बच्चे वो बना नहीं सकते और ना ही हम इसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. बट हम क्या कर सकते हैं, जो साउंड एनर्जी होती है बच्चे, हम इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. कहाँ से जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, साउंड एनर्जी को कैसे कर सकते हैं हम देखेंगे. देखिए, अभी एनर्जी कन्वर्शन की अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास अगर कोई केमिकल एनर्जी है, हम उसको मैकेनिकल एनर्जी में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, आप केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी को आप लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, आपके पास एक सेल है, ठीक है, आप टॉर्च में सेल डालते हैं और उस टॉर्च में जो सेल डाला, सेल के पास जो है केमिकल एनर्जी है. उसी केमिकल एनर्जी से हम लाइट जो है वो जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. तो हमें जो है लाइट मिल रही है, किसकी मदद से मिल रही है, किसी केमिकल की मदद से मिल रही है. सिमिलरली इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट में कन्वर्ट करते हैं. आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है और उस इलेक्ट्रिसिटी से आप अपने घर में जो है वो बल्ब चलाते हैं. तो हमने देखा जो लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी मिल रही है. और यहीं पर हमारे पास एक और टाइप की एनर्जी है जो हमारी सनलाइट है. और सनलाइट से भी जो है हम जो है उसे केमिकल एनर्जी में भी, उसे लाइट एनर्जी में भी, उसे हीट एनर्जी में भी, बहुत सी एनर्जीज में जो है बच्चे को हम कन्वर्ट करते हैं. इसी तरीके से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी घर में आती है, हम उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हीटर्स में यूज करते हैं. तो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे कि हमने ये देखा एक फॉर्म की जो बच्चे एनर्जी होती है उसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरे फॉर्म की एनर्जी में. और यही केस हमारे पास जो है वो हमारे साउंड एनर्जी से भी है. तो हम एक एनर्जी को साउंड एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं. हम एग्जांपल से समझेंगे बच्चे. जैसे हमारे पास एग्जांपल यहाँ पर है, फॉर इंस्टेंस बोला गया है, व्हेन ए सेल फोन रिंग्स, आपके पास जो है आपका सेल फोन है, आपके पास आपका मोबाइल है. अब ये मोबाइल जो है वो रिंग करता है और आपको ये रिंग जो है वो साउंड की फॉर्म में जो सुनाई देती है. तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. बट ये साउंड क्यों प्रोड्यूस हुई, आपने कभी सोचा, तो वो क्या है, यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, साउंड एनर्जी में जो है बच्चे वो कन्वर्ट होती है. तो
इस स्लाइड में हमने बच्चे इतना ही सीखा, जो साउंड है बच्चों वो एक एनर्जी है, और एनर्जी जो है हम उसको जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक फॉर्म से जो है वो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इतना तो हम समझ गए, साउंड जो है वो एनर्जी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो प्रोडक्शन होती है साउंड की, साउंड जो है बच्चे वो पैदा कैसे होती है, तो क्या वजह है साउंड के पैदा होने की, ठीक है, कैसे बनाई जाती है। तो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साउंड प्रोड्यूस होती है किस वजह से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप वाइब्रेट करते हैं तो उसकी वजह से बच्चे क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। साउंड जो प्रोड्यूस होती है किस वजह से प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन से बच्चे साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो वाइब्रेशन, ये क्या लफ्ज होता है, वाइब्रेशन होता क्या है। तो वाइब्रेशन जो होता है इट इज अ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम मोशन करते हैं, सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम एक बार यहाँ पर ले जाते हैं, एक बार यहाँ पर ले जाते हैं, तो इस तरीके से ये जो है वो चलता रहता है। तो इस मोशन को बच्चे हम क्या बोलते हैं, ट्रू एंड फ्रो मोशन। अब यहाँ पर जो है बच्चे वो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, पूरे जो है इसके इर्द गिर्द जो होंगे वो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, होंगे कि नहीं। अब क्या करेगा ये साउंड जो होगी, ये जो ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करेगा तो ये इन एयर मॉलिक्यूल्स को भी बच्चे डिस्टर्ब करेगा, करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। तो हम जो वाइब्रेशन जो होगी वो क्या होता है, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब जब ये एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो ये एयर मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे, इनकी वजह से जो है वो वाइब्रेशन भी होगी, ठीक है, वाइब्रेशन, इसकी वजह से हम आगे पढ़ेंगे क्या होगा पूरा जो है हम समझेंगे एक स्लाइड के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे, ये हमारे पास स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। आप देखते हैं आप में से भी बहुत से बच्चे जो है गिटार बजाते होंगे, वायलिन बजाते होंगे, या कोई और चीजें जो है, ठीक है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बच्चे आप यूज करते होंगे। जो आपके पास स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप देखते हैं जो गिटार में या वायलिन में जो है वो धागा लगा होता है, स्ट्रिंग लगा होता है, ठीक है, उसे हम वाइब्रेट करवाते हैं, उससे जो है वाइब्रेट कराते हैं। तो जो स्ट्रिंग जो है इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रोड्यूस क्या करता है बच्चे, वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। एज देयर स्ट्रिंग वाइब्रेट, जैसे जैसे उनकी स्ट्रिंग जो है बच्चे वो वाइब्रेट करता है स्ट्रिंग, तो ठीक है, तो वो क्या करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से आपने परिंदे देखे होंगे, जब बर्ड्स जो है वो उड़ते हैं, अपने पैरों को जो है वो पैरों का जो है वो यूज करते हैं, तो उस टाइम भी जो बच्चे वो आवाज निकलती है, वहां पर भी एक साउंड प्रोड्यूस होती है। यहीं पर आप फ्लूट की एग्जांपल देखेंगे, जब फ्लूट जो होती है वो भी प्रोड्यूस करती है साउंड। आप देखते हैं जो फ्लूट के अंदर ईयर कॉलम होता है, तो उसके अंदर जो भी ईयर कॉलम जो होता है, उसके अंदर जो ईयर होती है वो भी जो है बच्चे वो वाइब्रेट करती है, ठीक है। जैसे ही फ्लूट को हम वाइब्रेट करवाते हैं, जो उसके अंदर एयर जो होती है वो चली जाती है, और उसकी वजह से जो है एयर मॉलिक्यूल में भी जो है मूवमेंट आ जाती है। तो किस टाइप की मूवमेंट है आगे हम देखने वाले हैं। तब देखेंगे जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, हमने देखा ऑब्जेक्ट जो है जब उनसे छेड़ते हैं तो वो वाइब्रेट करता है। तो जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो कोई ना कोई बच्चे वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। और वो साउंड बच्चे वो कौन सी साउंड होती है, वो इर्रेगुलर साउंड होती है, ठीक है। तो उसमें जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है बच्चे वो नॉइज होती है। तो आप देखेंगे एक किस्म का जो है वो शोर प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो है इसी से हमने जो है साइंस में इसी को जो है वो यूज किया, एक कंट्रोल्ड मैनर में हमने इसे यूज किया, ठीक है। इस पे थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग लगाई, और हमने जो है इसके कंसेप्ट से हमने क्या किया, रेगुलर और कंट्रोल्ड वाइब्रेशन का हमने यूज किया। अब हमने इन्हीं वाइब्रेशंस को बच्चे हमने कंट्रोल किया, और इसी की वजह से जो है वो हमने जो है बच्चे वो म्यूजिक जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। तो रेगुलर कंट्रोल्ड वाइब्रेशन जब हमने की, तो उसकी वजह से हमारे पास म्यूजिक जो हम मिला, ठीक है। म्यूजिक हमको कैसे मिलता है, रेगुलर कंट्रोल्ड वाइब्रेशन की वजह से। हम जो है एक कंट्रोल्ड, एक अच्छे तरीके से जो उस वाइब्रेशन को जो है हम कंट्रोल्ड करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑल साउंड जो होती है, जितने भी जो भी हमारे पास जो है क्या होती है, ऑल साउंड इज अ कम्बिनेशन ऑफ प्योर फ्रिक्वेंसीज। तो जो भी आप साउंड देखते हैं वो किसी ना किसी प्योर जो है वो फ्रिक्वेंसी की जो है वो कम्बिनेशन होता है। तो ये एक करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की, जो हम आगे पढ़ेंगे। साउंड की एक करेक्टरिस्टिक्स है फ्रीक्वेंसी। अब हम यहाँ पर जो है एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे प्रोपोगेशन कैसे होता है साउंड का। देखिए ये हमारे पास जो है एक फोर्क है, ठीक है, एक चिमटा सा हमारे पास है। आपने जो है इसे कहीं अटैच कर दिया, कैसे अटैच करेंगे जी, ये जो है आपने इस चिमटे को जैसे कि यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है।
यहाँ पर अटैच कर दिया और फिर जो है आप ये चिमटा जो है इसके साथ जो है वो फ़ोर्क जो है इसके साथ जो है आप अटैच कर देंगे। ठीक है? इसके साथ बच्चे आप अटैच करेंगे। अब क्या करेंगे, आप इसे छेड़ेंगे, इसे वाइब्रेट करवाएँगे। आप जब इसे वाइब्रेट करवाएँगे, पहले तो ये इस पोज़ीशन में है, तो ये हमारे पास फ़ोर्क हमने इसको जो है इस तरीके से जो है वो अटैच कर दिया। तो इसके साथ जो है इसके आस-पास जो बचे वो एयर मॉलिक्यूल जो होंगे बिल्कुल इस तरीके से होंगे, स्पेस होगी। ठीक है? तो ये एक इक्विलिब्रियम पोज़ीशन में होंगे। लेकिन जब हमने इसे डिस्टर्ब कर दिया तो एक बार जो है ये अंदर को चले जाएगा, एक बार जो है ये बाहर को निकलेगा, ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है? आप करके देखेंगे किसी को भी तो ये डिस्टर्ब जब हो जाएगा, तो ये वाइब्रेट हो जाएगा, इस तरीके से बच्चे ये वाइब्रेट होगा। अब क्या होगा, तो जब ये खुलेगा, इस तरीके से अपनी पोज़ीशन से जब ये डेविएट होके बच्चे बाहर की तरफ जाएगा, ये खुलेगा, तो इसके जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, इनको ये आगे के लिए पुश करेगा। तो आप देखेंगे एयर मॉलिक्यूल्स के जो डिस्टेंस है, ये आपस में ये भी यहाँ पर कम होने लगा। तो जो इसके क्लोज़ होंगे एयर मॉलिक्यूल्स, उन पे पहले इफ़ेक्ट होगा, जो कि इसके क्लोज़ होंगे, फिर वो आगे आने वाले एयर मॉलिक्यूल्स को जो है वो डिस्टर्ब करते रहेंगे। और इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है साउंड का जो है जो है प्रोपगेशन होगा। और एक कंडीशन हमारे पास ऐसे भी आएगी, जब ये जो है वो अंदर की तरफ जो है वो बेंड हो जाएगा, ठीक है? कंप्रेस हो जाएगा, यहाँ पर एक्सपैंड हुआ पहले केस में और यहाँ पर जो है कंप्रेस हो जाएगा, तो एयर मॉलिक्यूल जो होंगे वो अंदर की तरफ जो है वो आएँगे, तो यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स भी अंदर की तरफ आने लगेंगे। तो इस तरीके से जो है साउंड की जो है वो प्रोपेगेशन होती है, इसको अब हम जो है वो थ्योरी से भी समझेंगे। देखिए एक-एक स्टेप जो है वो आपको समझाएँगे। चलिए अब हम समझते हैं इसे। देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट लिया था, जब हमने इसको वाइब्रेट कराया, द पार्टिकल्स अराउंड द मीडियम वाइब्रेट। इसके आसपास जो भी जो है वो पार्टिकल्स थे, जो भी एयर के पार्टिकल्स थे, वो भी जो है साथ में वाइब्रेट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं होगा आपको। ठीक है? जब हम एक ऑब्जेक्ट को जो है वाइब्रेट कराते हैं, उसके आसपास जो भी मीडियम में जो है वो पार्टिकल जो भी होंगे वो भी वाइब्रेट करेंगे। So the particles in contact with the vibrating object is first displaced from the equilibrium position. तो वो पार्टिकल जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के साथ होंगे, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के साथ होंगे, वो पहले वो जो है वो डिस्प्लेस हो जाएँगे अपनी इक्विलिब्रियम पोज़ीशन से। तो हमने देखा कि हमारा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के 7 पार्टिकल था, ये भी हमारे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के 7 पार्टिकल थे। तो ये पहले जो है बच्चे वो डिस्प्लेस होंगे अपनी इक्विलिब्रियम पोज़ीशन से, ठीक है? अब जो ये डिस्टरबेंस हो गई, द डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम बट द पार्टिकल डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ। तो ये जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुई यहाँ पर हमने देखा, ये जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, ये ट्रेवल करती है थ्रू द मीडियम। ये डिस्टरबेंस पूरे जो है एयर का मीडियम जो होगा उससे ये जो है वो ट्रेवल करेगी, चाहे वो आपका एयर का मीडियम है, चाहे वो आपका जो है वो लिक्विड मीडियम है या आपके पास कोई भी जो है मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम है, तो यहाँ पर वाइब्रेशन जो है उससे जो है वो जो है ट्रेवल करेगी। ठीक है? बट ये जो पार्टिकल हमारा होगा, ये अपनी पोज़ीशन से जो है वो आगे नहीं जाएगा। अपनी पोज़ीशन पे जो है ये हिलता रहेगा, बट द पार्टिकल डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ। तब तक पार्टिकल आगे नहीं जाएगा जब तक आप इसे खुद ब खुद आगे नहीं ले। ठीक है? तो पार्टिकल जो है अपनी ही जगह पे वाइब्रेट तो करेगा, लेकिन पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ेगा नहीं, अपनी पोज़ीशन जो होगी वो इसकी फिक्स रहेगी। बट इस फिनोमेना को जो बच्चे हम वेव कहते हैं, क्या कहते हैं? वेव। पहले हमने स्लाइड में समझा था कि साउंड जो है बच्चों वो एक एनर्जी है, जिसे हम साउंड एनर्जी कहते हैं और अब हम समझ रहे हैं कि जो साउंड होगा उसे हम वेव भी कंसीडर करते हैं। सो ए वेव क्या होता है बच्चे? ए वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस व्हिच मूव्स थ्रू ए मीडियम। वेव वो डिस्टरबेंस होती है जो मीडियम से जो है वो पास होती है, पास करती है, मीडियम से मूव करती है बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो क्या है हमारे पास जो है आप समझेंगे आप वेव क्या होती है? हमारे पास एक मीडियम है, जैसे कि ये हमारे पास बच्चे जो है एक मीडियम है, ये हमारे पास एक मीडियम है। तो वेव वो चीज़ होती है जब पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाता है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो है पार्टिकल जो है वो मूव करने लगते हैं अलोंग द मीडियम जो है वो मूव करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? उससे हम जो है वो
वेव कहते हैं। तो हमने यहाँ पर वेव की डेफिनेशन समझ ली कि वेव क्या होती है, एक ऐसी डिस्टर्बेंस होती है विच मूव थ्रू द मीडियम, जो मीडियम से मूव करती है बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है साउंड क्या है, वो एक वेव है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझ लिया साउंड जो है हम उसको वेव कंसिडर कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे, साउंड को तो हमने वेव मान लिया, लेकिन जो वेव होती है, वो वेव जो होती है वो कितने टाइप्स की वेव्स होती है। वेव्स को जो है हम बेसिकली जो है क्लासिफाई करते हैं हम दो टाइप्स में। एक मैकेनिकल वेव्स होती है बच्चे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास फर्दर दो टाइप्स होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है बच्चे, और हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। और यहीं पे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो माइक्रोवेव होती है, इंफ्रारेड होती है, एक्स-रे होती है और रेडियो वेव्स होती है। अब साउंड जो है बच्चे वो इनमें से कौन-सी टाइप की वेव है, और ये आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउंड को जो है हम कौन-सी वेव मानते हैं। इतना तो हमने मान लिया कि साउंड एक वेव है, अब वो मैकेनिकल वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हमको कन्फर्म करना है। और उसके बाद हम कंफर्म करेंगे, अगर वो मैकेनिकल है तो वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है या वो ट्रांसवर्स वेव है। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो वो माइक्रोवेव है, एक्स-रे है, रेडियो वेव्स है, इनमें से जो है वो कौन-सी टाइप है। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप रहेगा। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि मैकेनिकल वेव्स जो होती है वो क्या होती है। तो मैकेनिकल वेव्स, a wave that is produced when the object of the medium oscillate is called the mechanical wave। तो मैकेनिकल वेव बच्चे वो वेव होती है जब क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमने देखा जो वेव मैकेनिकल वेव होती है वो क्या होती है, ए वेव डेट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द मीडियम ऑसिलेट, उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव। तो हमने क्या देखा, जब ऑब्जेक्ट जो होता है किसी भी मीडियम का वो क्या करता है, वो ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मीडियम की जरूरत पड़ती है। सो ए वेव डेट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द मीडियम ऑसिलेट। तो यहाँ पर जो है मीडियम जो है बच्चे वो ऑसिलेट करता है, उसी को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। तो कैसे याद रखेंगे आप, एम से मैकेनिकल होता है, एम से जो है मीडियम होता है। तो मतलब मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसे मीडियम की जरूरत होती है। और हमने यही देखा जो साउंड वेव्स होती है उसमें भी जो है उसमें भी जो है मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड वेव वो वेव्स होती है जिसमें जो प्रोपोगेशन के लिए जो है बच्चे वो एक मीडियम की जरूरत होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो साउंड वेव्स होती है वो कौन सी वेव होगी। तो साउंड वेव जो होगी बच्चे वो मैकेनिकल वेव होगी। क्यों मैकेनिकल वेव होगी, क्योंकि इसको प्रोपोगेशन के लिए जो है एक मीडियम की जरूरत जो है वो होती है। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा आपके लिए, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। जो हमारी साउंड वेव्स होती है बच्चे वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं हो सकती, एज इट इज ऑलवेज नीड अ मीडियम टू प्रोपेगेट। अब वैक्यूम में जो है वो तो ये होती नहीं, वहां पर जो है वैक्यूम सरफेस में जो है कोई भी मैटर नहीं होता। ये हमारे पास एक वैक्यूम सरफेस होगा, इसमें कोई भी मैटर नहीं होगा, मतलब साउंड जो है वैक्यूम से ट्रेवल नहीं होती। तो वैक्यूम जो होगा उसके अंदर मैटर नहीं होता, मतलब साउंड वेव जो है वैक्यूम से ट्रेवल नहीं होगी। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम एज इट ऑलवेज नीड अ मीडियम टू प्रोपोगेट। सो द वैक्यूम कंटेन्स नो एयर। वैक्यूम के अंदर क्या चीज नहीं होती, वैक्यूम के अंदर जो होता है वो एयर नहीं होता। नो पार्टिकल्स कैन प्रोपोगेट साउंड। तो कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं होगा जिसकी वजह से जो है वो साउंड प्रोपोगेट हो सकती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, हम स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो हमारे स्पेस में जाते हैं। अब स्पेस में जो है, अर्थ में तो हमने देखा जो साउंड होती है वो ट्रेवल करती है थ्रू द ईयर, लेकिन जब हम स्पेस में जाते हैं देयर इज नो ईयर, तो हम मानते हैं जो स्पेस है वहां पर कोई भी ईयर नहीं है। ठीक है, वहां पर ईयर नहीं है, तो स्पेस में जो है वो वैक्यूम है। तो अब बोलिए जो हमारी जो साउंड होती है, जो एस्ट्रोनॉट है वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते होंगे। जब हमारे स्पेस में जो है बच्चे ईयर नहीं है, स्पेस जो है एक वैक्यूम है, ठीक है,
तो वहाँ पर जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाते होंगे वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते होंगे, क्योंकि अगर वो मुँह से कुछ बोलेंगे दूसरे को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं होगी, वहाँ पर कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो साउंड को जो है वो ट्रैवल करके जो है दूसरे तक ले जाए। ठीक है? तो वो साउंड एनर्जी जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या क्या तरीका होगा जिससे जो है ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो अब कमेंट सेक्शन में बच्चे वो ज़रूर लिखेंगे इस बारे में, ठीक है? यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अब हम देखेंगे, हमने जो अभी तक समझा कि साउंड जो होती है हमारी, उसे जो है वो मीडियम की जो है वो ज़रूरत होती है चलने के लिए। तो यही बातों का हम कंक्लूजन करेंगे। साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रांसमिशन, हमने समझ लिया। दूसरा पॉइंट, साउंड वेव्स आर कॉल्ड द मैकेनिकल वेव, ये कन्फर्म हमने कर लिया कि साउंड वेव जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। अब हमारा थर्ड स्टेप, व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, इट pushes and compress the air इन फ्रंट ऑफ इट। आपने देखा ये जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट था हमारा, ये हमारे पास जो है एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट था। अब जब जो है ये आगे की तरफ फॉरवर्ड जो है वो मूव होगा, फॉरवर्ड मूव कैसे होगा, ये जब आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, ये आगे चला गया। अब जब ये आगे की तरफ पुश होगा तो ये क्या करेगा, जो भी इसके मीडियम में जो है वो एयर पार्टिकल्स होंगे, जो भी एयर होगी, उस एयर को ये धक्का देगा आगे की तरफ, जो है बच्चे वो पुश करेगा, आगे की तरफ पुश करेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो भी एयर इन फ्रंट होगी इसके, इट फॉर्मिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, तो एक रीजन बनाएगी, जो कि कौन सा रीजन होगा, हाई प्रेशर का रीजन। ये वो रीजन है जहां पर जो एयर मॉलिक्यूल जमा हो जाएंगे एक साथ और हाई प्रेशर का रीजन बनाएंगे, और उसी रीजन को हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन। क्या कहेंगे हम उस रीजन को, कंप्रेशन। तब यहाँ पर याद रखेंगे, जो कंप्रेशन रीजन होगा वहां पर जो है, जो प्रेशर होगा, सॉरी, जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो हाई प्रेशर होगा। तो ये भी क्वेश्चन में आपके पास पूछा जाएगा कि कंप्रेशन रीजन क्या होता है, जहां पर प्रेशर जो होता है बच्चे वो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम समझेंगे दूसरा पॉइंट, व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है बच्चे वो बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा, मतलब वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अंदर की साइड मूव करेगा, तो एयर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ की तरफ खींचे जाएंगे, यहाँ पर खाली स्पेस हो जाएगी तो वो इस स्पेस में आ जाएंगे। सो इट फॉर्म्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो बच्चे बनेगा, एक रीजन बनेगा जो कि लो प्रेशर का रीजन बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन जो है वो कहते हैं। तो याद रखेंगे, रेयरफेक्शन जो होगा वो रीजन होगा लो प्रेशर का, और कंप्रेशन जो रीजन होगा वो हाई प्रेशर का रीजन होगा। ठीक है, और आगे हम समझेंगे, इन दीज वेव्स द पार्टिकल मूव बैक एंड फोर्थ। हमने देखा ये जो भी वेव्स थी, यहाँ पर जो पार्टिकल जो है वो मूव करता था बैक एंड फोर्थ, या तो पार्टिकल इधर जाता था, या तो पार्टिकल जो है वो इधर की तरफ मूव करता था, इसे हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। बट यहाँ पर याद रखेंगे, जो हमारा मीडियम था वो उसकी डायरेक्शन ये थी, ठीक है, तो ये भी जो भी पार्टिकल जा रहा था वो मीडियम के जो है वो पैरेलल चलता था। क्या चलता था, मीडियम के जो है वो पैरेलल चलता था। तो जब भी कोई पार्टिकल मीडियम के जो है वो पैरेलल की डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं बच्चे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो याद रखेंगे, इन दिस वेव द पार्टिकल मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस, सच वेव्स आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं बच्चे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपका कंसेप्ट भी क्लियर कराएंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है बच्चे, और ट्रांसफर वेव क्या होती है। तो पहले तो आप ये डिफरेंस समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है होती है वो इस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाती है, और जो हमारी ट्रांसफर वेव होती है वो इस तरीके से वेव बनाती है, जिसे हम ट्रांसफर वेव कहते हैं, जो कि क्रस्ट बनाती है। ये क्रस्ट होता है और ये ट्रफ होता है, आगे हम समझेंगे क्रस्ट ट्रफ क्या होता है। वो क्रस्ट बनाती है और ट्रफ बनाती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की अगर हम डेफिनेशन समझेंगे क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव आर दोज वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव पैरेलल। तो याद रखेंगे, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव बच्चे वो वेव होती है जहां पर पार्टिकल जो होते हैं
कौन से पार्टिकल? पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो होते हैं वो मूव करते हैं पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो ऐसी वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब यहीं से आपका एक क्वेश्चन आता है कि जो साउंड है वो कौन सी वेव है? तो याद रखेंगे हम सभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है। साउंड वेव बच्चे क्या होती है? वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफर वेव। ट्रांसफर वेव्स क्या होती है? ट्रांसफर वेव्स आर दोज वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर। देखिए ये हमारे पास जो है पार्टिकल था मीडियम का, ये हमारे पास लाइन जा रही है, लेकिन ये जो वेव होती है वो इसके परपेंडिकुलर मूव करती है। 90 डिग्री जो होता है परपेंडिकुलर उधर मूव करती है। तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। तो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आप समझ सकते हैं। देखिए आप जो है पानी में अगर एक रस्सी जो है आपके पास एक पॉन्ड है, तालाब है, ठीक है, आप उस तालाब में जो है कोई पत्थर अगर मारते हैं, ठीक है, या किसी रस्सी से मारते हैं, तो आप देखेंगे वहां पर जो वेव्स बनती है वो कौन सी वेव्स होती है? वो रिपल बनती है। इस टाइप से रिपल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं और आगे आगे वेव चलती है पूरे आपके पाउंड में, आपकी लेक में। तो वो कौन सी वेव होती है बच्चे? वो ट्रांसवर्स वेव्स होती है। हाँ, तो अब हम लॉन्गिट्यूडिनल और जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स का बच्चे डिफरेंस समझ लेंगे। देखिए ये हमारी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जो है ज़रूर विज़िट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा आपकी स्टडी मटेरियल के लिए। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव है बच्चों, ट्रांसवर्स वेव है। तो हमने समझा जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है डू टू एंड फ्रो मोशन इन द डायरेक्शन सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। तो अगर पार्टिकल जो है वो ए से जो है बच्चों वो बी की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन जो होगी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स की भी यही होगी, ए से बी की तरफ जो है वो टू एंड फ्रो मोशन जो है वो करेंगे। तो ये जो है वो मोशन क्या करेंगे? टू एंड फ्रो मोशन जो है वो ए से लेकर जो है बच्चे वो बी की तरफ करेंगे। तो ऐसी वेव्स जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। और हमने ये देखा लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या बनाती है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाती है। दीज आर कंपोज्ड ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। किसकी बनी होती है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की बनी होती है। और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल बच्चे क्या है? साउंड वेव्स। अब हम ट्रांसवर्स वेव को देख लेंगे। तो यहाँ पर जो पार्टिकल ऑफ ए मीडियम होता है, ये हमने देखा पी से लेकर जो है वो क्यू तक जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेव है। लेकिन जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो ऑसिलेट करेगा। तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम डू टू एंड फ्रो मोशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। तो यहाँ पर जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो ऑसिलेट करेगा। इस तरीके से बच्चे वो ऑसिलेट करेगा। तो एक बार ऊपर से नीचे इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आती है लाइट वेव। और जो है ट्रांसफर वेव जो बनती है वो किससे बनती है? वो क्रस्ट और ट्रफ से बनती है। ठीक है, तो क्रस्ट और ट्रफ कैसे बनाती है वो हम देखेंगे। ये क्रस्ट और ट्रफ जो है ये होता है, ऊपर वाले पोर्शन को हम क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाले को हम बच्चे ट्रफ कहते हैं। ठीक है, चले आगे। अब हमने जो है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर वेव जो है वो समझ लिया कि वो क्या होता है। इन्हीं को यहीं पर हम सम अप कर लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होता है? अगर डेफिनेशन होगी समझनी, आपको लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं। एनी वेव दैट वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वो वेव जो किस डायरेक्शन में चलती है? इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, ए वेव दैट वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाती है। एग्जाम्पल साउंड वेव्स है, और याद रखेंगे साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। क्यों? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन विच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड वेव। क्योंकि जो यहाँ पर पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करता है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो वाइब्रेट करते हैं वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं? पैरेलल डायरेक्शन में टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड वेव्स। तो यहीं पर याद रखेंगे the particles in the medium oscillate to and fro in the case of the longitudinal waves। तो longitudinal wave में जो पार्टिकल होते हैं वो टू एंड फ्रो डायरेक्शन में बच्चे चलते हैं। और हमने पढ़ा ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। A transverse wave is produced when the particle of the medium oscillate in a direction which is perpendicular to the direction of the propagation of the wave। तो ये हो गई हमारे पास transverse waves। So the particles in the transverse wave oscillate in and
अप डाउन मोशन, जो कि हम ऑलरेडी जो है वो समझ चुके हैं। एक परपेंडिकुलर, दूसरा अप एंड डाउन, यानी कि वो ऑसिलेट जो करते हैं अप एंड डाउन में करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हैं। और जिसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो हमारी लाइट वेव्स है। ठीक है, अब हम समझेंगे क्रस्ट और ट्रफ बच्चे क्या होता है। क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, जो कि ट्रांसवर्स वेव्स में बनते हैं। तो मैंने आपको बोला ट्रांसवर्स वेव कुछ इस तरीके से बनती है, ये वाली फिगर, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव बनाती है। ऊपर वाला पार्ट जो होगा ये क्रस्ट होता है, नीचे जो है वो क्या है, वो ट्रफ होता है। इसी को हम समझेंगे। तो कंप्रेशन हमने समझा, वो रीजन होता है जहां पर हाई प्रेशर होता है, हाई डेंसिटी होती है, where the particles are crowded and are represented by the upper portion of the curve। तो जो हमारी ट्रांसवर्स वेव बनती है, इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसमें हाई प्रेशर होता है, हाई डेंसिटी होती है, और जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर जो है वो उनका क्राउड हो जाता है, और इसी अपर पोर्शन को हम क्या कहते हैं बच्चे, क्रस्ट कहते हैं। और यहीं पर हम रेयरफेक्शन वाले पार्ट में देखेंगे, जो नीचे होता है इसमें लो प्रेशर होता है, लो डेंसिटी होती है, पार्टिकल जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं लोअर पोर्शन में ऑफ द कर्व, और उसी को हम बच्चे क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास दो क्रस्ट ट्रफ की डेफिनेशन जो है आप लिख सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कि किस में जो हाई प्रेशर होता है, किस में लो प्रेशर होता है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। साउंड की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जब हम देखते हैं कोई भी साउंड जो है वो प्रोपेगेट होती है, ठीक है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे ये ट्रांसवर्स वेव जो है वो डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिखाई गई है, तो आप देखते हैं तो यहाँ पर जो वेव प्रोपेगेट हो रही है इस डायरेक्शन में हो रही है, तो ये यहाँ पर ऊपर जो क्रस्ट से लेकर यहाँ तक का पोर्शन होता है इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एक क्रस्ट के बीच में और दूसरी क्रस्ट तक जो डिस्टेंस होता है हम इसे वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, या एक तरफ के बीच में दूसरी तरफ तक जो डिस्टेंस होता है बच्चे हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड होता है, पिच क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, स्पीड ऑफ द साउंड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड क्या होता है बच्चे, लाउडनेस ऑफ द साउंड क्या होता है, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी बच्चे क्या होता है। So frequency, the number of oscillation per unit time is called the frequency of the wave। तो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो ये हमारे पास जो है वो एक जो है वेव है। तो देखिए ये जो है कितनी ज्यादा ऑसिलेशन जो है वो बन रही है, इस तरीके से जो है देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम जो है यूनिट होगा, तो एक सेकंड में जो है कितनी ऑसिलेशंस बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ कंप्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल में देखेंगे नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड नंबर ऑफ रेयरफेक्शन कितनी बन रही है, और ट्रांसवर्स में देखेंगे नंबर ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ जो है वो एक सेकंड में कितने बनते हैं, उन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो वो हमारी जो है वो क्या बताएगी, हमें फ्रीक्वेंसी बताएगी। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट अगर पूछा जाएगा वो क्या होगा, हर्ट्स होता है, एच जेड हम इसे लिखते हैं। और इसी को हम एक इंपॉर्टेंट सिंबल से जो डिनोट करते हैं, वो सिंबल हमारे पास ये सिंबल होता है फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने का, और ऐसा सिंबल भी होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के जो है वो सिंबल होते हैं, इसे हम न्यू कहते हैं। ग्रीक लेटर है जिसे हम न्यू पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ द वेव। टाइम पीरियड ऑफ द वेव क्या होता है, द टाइम टेकन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो क्या होता है टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच में जो टाइम होता है, या दो रेयरफेक्शन के बीच में जो टाइम होता है, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो मतलब दो क्रस्ट के बीच में टाइम, दो ट्रफ के बीच में जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन थ्रू ए मीडियम, उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। क्या, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। अब एक कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगी, जब एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन होगा,
या तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ पूरी कंप्लीट होगी तो वह एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगी। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और इसी टाइम पीरियड का जो है वो यूनिट है वो सेकंड होता है। आगे चलते हैं, वेवलेंथ को समझते हैं। वेवलेंथ बच्चे क्या होता है? ये डायग्राम में मैंने आपको ऑलरेडी बोला, एक क्रस्ट के बीच में और दूसरी क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, या एक ट्रफ के बीच में दूसरी ट्रफ तक जो डिस्टेंस होता है बच्चे हम इसे वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो ये एक वेवलेंथ होता है, ये डिस्टेंस जो होता है वो वेवलेंथ होता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन, दो कंप्रेशन के बीच में और रेयरफेक्शन के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है वो जो है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडिनल में सॉरी इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव में जो दो क्रस्ट के बीच में और दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ ऑफ द वेव कहते हैं। और इसी वेवलेंथ का जो यूनिट होता है बच्चे वो मीटर होता है। और हम देखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड वेव का क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम और द मिनिमम डिस्टरबेंस कास्ड इन अ मीडियम इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। सॉरी, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, ये जो डिस्टेंस होता है ऊपर से लेकर नीचे तक इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं जो नीचे से लेकर ऊपर तक का ये डिस्टेंस है इसे भी हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम और द मिनिमम डिस्टरबेंस, बेसिकली ये क्या बताता है, ये हमें डिस्टरबेंस बताता है। क्या बताता है? डिस्टरबेंस बताता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैक्सिमम डिस्टरबेंस होगी और ये यहाँ पर मिनिमम डिस्टरबेंस होती है। So value of the maximum or the minimum disturbance caused in a medium is called the amplitude of the sound. तो एम्पलीट्यूड हमें क्या बताता है बच्चे? हमें ये बताता है कि वैल्यू जो होती है मैक्सिमम डिस्टरबेंस, जो भी मीडियम में डिस्टरबेंस पैदा हुई उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास जो है बच्चे वो एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड होता है। ठीक है, समझ गए आप? अब हम ये देखेंगे एम्पलीट्यूड जो होता है हमें एम्पलीट्यूड क्या बताता है एक्चुअली में। तो हमें एम्पलीट्यूड ये बताता है जो साउंड होती है बच्चे वो जो है वो लाउड है या वो सॉफ्ट साउंड है। तो एम्पलीट्यूड हमें ये बताता है जो हमारी साउंड है वो सॉफ्ट है या हमारी साउंड जो है वो लाउड है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट और ट्रफ भी हम कह सकते हैं, या तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की टर्म्स में अगर हम नहीं देखेंगे तो हम ऐसे देखते हैं कि क्रस्ट और ट्रफ की जो हाइट होती है वही हमारा एम्पलीट्यूड होता है, जिसे हम जो है लेटर ए से जो है बच्चे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम पिच देख लेते हैं, पिच एंड द लाउडनेस ऑफ द साउंड। इंपॉर्टेंट है, पिच क्या होती है और लाउडनेस क्या होती है साउंड की। जो भी पिच होती है किसी भी साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है ये पूछा जाएगा, तो वो क्या होगा? पिच जो डिपेंड करती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। सो द पिच ऑफ ए साउंड, श्रिलनेस और फ्लैटनेस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि श्रिलनेस जो है या जो फ्लैटनेस है जो है वो इसी को कहा जाता है, वो किस पे डिपेंड करती है? तो याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी बच्चे अगर लो होगी तो हमारी जो है पिच भी लो होगी, और फ्रीक्वेंसी बच्चे अगर हाई होगी तो पिच भी बच्चे हाई होगी। याद रखेंगे। सो इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाई, अगर फ्रीक्वेंसी बच्चे हाई होगी, फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी तो साउंड की जो है वो साउंड, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगी। एंड इफ द फ्रीक्वेंसी इज लो तो साउंड इज लो। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा आप कैसे पहचानेंगे कि फ्रीक्वेंसी हाई है लो है? तो हमने ऑलरेडी बोला, अगर ये जो क्रस्ट और ट्रफ जो है वो कम बन रहे होंगे तो लो फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर इन्हीं क्रस्ट और ट्रफ का जो नंबर ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर 1 2, ठीक है, ये 3 4 5 6 जो है वो क्रस्ट बने, 6 जो है वो ट्रफ बन रहे हैं, और यहाँ पर तो ऊपर वाले में सिर्फ 3 बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी यहाँ पर हायर होगी, और ऊपर पिच जो होगी बच्चे वो लोअर पिच होगी। आगे चल लेते हैं, लाउडनेस के बारे में पढ़ेंगे। लाउडनेस क्या होती है? सो लाउडनेस क्या होती है?
लॉर्डनेस वो चीज़ होती है, जैसे आप जो लाउड स्पीकर बना होता है, तो वो उसका नाम भी इसी पे पड़ा है, लॉर्डनेस पे ही। क्योंकि हम ये देखते हैं जो हमारे कान हैं, जो हम सुनते हैं वो कैसे उस लाउड स्पीकर को जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी से समझेंगे जो लॉर्डनेस है, इट इज़ हाउ आवर ईयर रिस्पॉन्ड टू ए साउंड, कि हमारे जो कान हैं, वो जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं साउंड को। तो लॉर्डनेस क्या है? इट इज़ हाउ आवर ईयर्स रिस्पॉन्ड टू ए साउंड, कि कैसे हमारे जो ईयर है, जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चे, वो साउंड को जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इसी को हम कहते हैं लॉर्डनेस। आप यहाँ पर देखेंगे जो 2 साउंड्स होती हैं, 2 साउंड होती है जिनकी सेम इंटेंसिटी होती है, ये वेरी कर सकती है अपनी लॉर्डनेस में। अगर हमारे पास 2 साउंड्स होती हैं, उनकी इंटेंसिटी भी सेम है, लेकिन फिर भी जो बच्चे वो वेरी होती है। 2 sound with the same intensity can vary in loudness only because we can detect one sound easier than the other. तो यहीं पर जो है वो हम देख सकते हैं कि हम एक साउंड को दूसरी से जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये किसकी वॉइस है, ठीक है? साउंड को जो हम ईज़िली जो है वो डिटेक्ट करते हैं, एक साउंड को हम दूसरे से जो है वो डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। और यहीं पर जो है याद रखेंगे इंटेंसिटी क्या होता है। देखिए इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की अगर हम इंटेंसिटी पढ़ते हैं, यहाँ पर हमने साउंड की इंटेंसिटी पढ़नी है। लाइट की इंटेंसिटी पढ़ते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में उसकी मैग्नेट की पढ़ते हैं इंटेंसिटी, तो हम साउंड में की अगर इंटेंसिटी बात करते हैं, तो यहाँ पे ये देखा जाता है जो साउंड एनर्जी है, वो 1 यूनिट यानी कि 1 सेकंड में जो है वो किसी भी एरिया से जो पास हो रही है, वही उसकी इंटेंसिटी होती है। So the amount of the sound energy that passes through a unit area per second is called its intensity। और इसी बात को हम साउंड इंटेंसिटी कहते हैं। अब एक और टर्म आती है हमारे पास, टोन क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये छोटी-छोटी टर्म्स पूछी जाएगी कि टोन क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है साउंड की। तो टोन क्या होता है? द साउंड व्हिच हैज़ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। ऐसी साउंड जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो टोन कहलाती है। क्या कहलाती है? टोन कहलाती है। ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है? वो सिंगल होती है, वो टोन कहलाती है। बट अगर हम ऐसे नोट, हमारे पास क्या होता है? एनओटी, नोट क्या होता है साउंड में? एक ऐसी टर्म होती है, ठीक है, एक ऐसी टर्म होती है जिसे हम साउंड कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा होती है, मोर देन जो है 1 फ्रीक्वेंसी होती है, उसे हम नोट कहते हैं। ए साउंड विद मोर देन 1 फ्रीक्वेंसी, उसे हम क्या कहते हैं? नोट कहते हैं। इट इज़ प्लीजेंट टू द लिसन, और ये जो है खुशगवार रहती है, जो है सुनने के लिए जो है काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है? उसे हम नोट कहते हैं। तो यहाँ पर टोन और नोट का भी बच्चे डिफरेंस आपको आपने समझ लिया। अब बच्चे ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड से। तो ठीक है, हमने देखा लॉर्डनेस एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, पिच जो है वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की। तो लॉर्डनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन पे, ठीक है? अगर एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का कम है, तो लॉर्डनेस जो होगी हमारी वो सॉफ्ट साउंड होगी, हमारी सॉफ्ट होगी। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है? अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो साउंड जो होगी वो लाउड होगी, याद रखेंगे। अब पिच जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? हमारी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है। मैंने आपको पहला ही कहा, अगर जो है फ्रीक्वेंसी लो है, पिच भी लो होगी, फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी हाई होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। साउंड जो है वो सॉफ्ट कब होगी? ठीक है, जब एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन जो है वो कम होगा। और साउंड जो है लाउड कब होगी? जब एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन जो है वो हाई होगा। और यहीं पर हम एक और बात देखेंगे वेव फॉर्म पे, जो क्वालिटी और द टिम्बर ऑफ द साउंड है। आप देखते हैं बहुत से जो है आपके घर में जो है, आप अपनी फैमिली मेंबर होंगे, आप हर डिफरेंट पर्सन की जो है आवाज़ पहचान लेते हैं। या तो आप सिंगर से आपको ये पता चल जाता है कि वो किसी की भी ऑडियो सुनोगे कि ये आवाज़ किसकी है, अगर आप उसे जानते हैं, आपने उसकी एक बार आवाज़ सुनी है, या जो भी सिंगर है कि कौन गाना गा रहा है। तो ये कैसे हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं? ये डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है। तो टिम्बर जो है हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ द साउंड को,
ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है साउंड की which can differentiate between different sound even if they have the same pitch and same amplitude. अगर दो पर्सन हैं, उनका सेम एम्पलीट्यूड है साउंड का, सेम पिच है, उनकी पिच भी सेम है, जो ये पिच है वो भी सेम है और उनका एम्पलीट्यूड जो है वो भी सेम है, तो हम जो है फिर भी उन्हें पहचान लेते हैं। वो क्यों पहचान लेते हैं, उसी को हम टिम्बर कहते हैं, TIMBRE, और क्वालिटी ऑफ द साउंड भी। और ये किस पे डिपेंड करता है बच्चे, ये जो है वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेव फॉर्म पे जो है वो डिपेंड करता है टिम्बर ऑफ द और द क्वालिटी ऑफ द साउंड। अब हमारे पास बच्चे एक और टर्म आती है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। स्पीड ऑफ द साउंड बच्चे क्या होता है? जो साउंड होती है कैन नॉट ट्रेवल एट द सेम स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। हम ये जानते हैं हमारे पास जो डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, जैसे सॉलिड मीडियम है, हमारे पास लिक्विड का मीडियम है, हमारे पास गैसियस मीडियम है। साउंड जो है बच्चे वो हर मीडियम में जो है वो सेम स्पीड से ट्रेवल नहीं होती। हर स्पीड मीडियम में जो है बच्चे उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है। ये जो स्पीड होती है साउंड की किसी भी मीडियम में, ये अफेक्ट होती है तीन वजहों से। वो तीन वजहें कौन सी है वो हम जानेंगे। पहली वजह है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। क्या वजह है? डेंसिटी जो है मीडियम की। तो अगर डेंसिटी जो है मीडियम की, ये देख लेते हैं हम, इस पे जो है वह साउंड कैसे डिपेंड करती है। फॉर इंस्टेंस स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम थ्रू द सॉलिड। जो हमारे सॉलिड होते हैं, ठीक है, सॉलिड की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी, तो यहाँ पर जो है स्पीड भी जो है वो ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर पढ़ेंगे जो स्पीड ऑफ द साउंड होती है वो मोर होती है, सॉलिड में जो है वो ज़्यादा होती है, गैसेस में जो बच्चे वो लेस होती है, और लीस्ट होती है, सबसे कम गैसेस में होती है। सबसे ज़्यादा जो होती है बच्चे वो सॉलिड में होती है, सॉलिड के बाद जो है बच्चे वो लिक्विड में होती है, और फिर जो है बच्चे वो गैस में होती है। तो साउंड की जो स्पीड होगी वो इस तरीके से जो है बच्चे वो वेरी करेगी। अब हम देखेंगे टेम्परेचर पे साउंड कैसे डिपेंड करती है। सो द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। सो एज द टेम्परेचर, यहाँ पर हम देखेंगे टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पे जो है वो साउंड कैसे डिपेंड करती है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे बच्चे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, साउंड जो होती है वो प्रोपोगेट करती है इजीली। ठीक है, मीडियम में क्या होता है, हमने देखा सपोज हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स का मीडियम है, और जैसे वो एयर मॉलिक्यूल्स का मीडियम में हम जो है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बच्चे तेज हो जाती है। सो जैसे हम टेम्परेचर मीडियम का जो है बच्चे वो इंक्रीज करेंगे, तो हमारी जो साउंड की प्रोपोगेशन होगी बच्चे वो भी जो है वो तेज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं द स्पीड ऑफ द साउंड आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। जो स्पीड जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है बच्चे? टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पे जो है वो डिपेंड करती है। सो इफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज मोर, जैसे टेम्परेचर जो होगा बच्चे वो मीडियम का जो है वो ज्यादा होगा, जो स्पीड होगी वो भी ज्यादा होगी। और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट जो देखेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। देखिए ह्यूमिडिटी जो होती है एयर में जो है ह्यूमिडिटी भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी इन द एयर आल्सो अफेक्ट द ट्रेवल ऑफ द साउंड। तो ये भी जो है साउंड की ट्रेवल को जो है वो जो है अफेक्ट करती है। हम देखेंगे जैसे ही ह्यूमिडिटी को हम इंक्रीज करेंगे, सो दैट द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड भी बच्चे इंक्रीज होगी। तो स्पीड ऑफ द साउंड जो होती है वो एयर में जो है 331 से 333 तक जो है वो रहती है, मीटर पर सेकंड में आपको कह रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे जैसे एयर की जो स्पीड है बच्चे 331 है, बट ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। बट बच्चे अगर हम यहीं पर जो है इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, टेम्परेचर अगर हम जो है वो इंक्रीज करेंगे ईयर का, तो 20 डिग्री कर लेंगे टेम्परेचर, तो हम ये देखेंगे जो साउंड की स्पीड है वो भी 343 हो जाएगी। जो साउंड की स्पीड पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331 जो थी मीटर पर सेकंड थी, अब हमने टेम्परेचर बच्चे इंक्रीज कर दिया, तो वही साउंड की स्पीड जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ईयर की, अब जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से 343 हो गई। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि स्पीड ऑफ द साउंड, अगर हमने ईयर को हीट किया या किसी भी मीडियम को हीट करते हैं, ठीक है, तो स्पीड ऑफ द साउंड पे क्या इफेक्ट होगा? मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो स्पीड ऑफ द साउंड भी क्या करेगी बच्चे? वो बढ़ेगी, स्पीड ऑफ द साउंड भी बढ़ेगी। तो अब हम देखेंगे वाटर पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पीड रहती है 1482 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यहीं पर हम लेड की देखेंगे 1960 है, फिर हम गिलास की देखेंगे 5640 है, और हम स्टील की देखेंगे 5690 है। तो सबसे ज्यादा हमने देखा जो है हमारे पास सॉलिड मीडियम है, यानी कि जो स्टील है
उसकी स्पीड जो है बच्चे वो ज़्यादा है। फिर हमने देखा जो लिक्विड है जैसे कि वाटर 14A2 उसकी स्पीड है और यहीं पर हमने देखा जो हमारा एयर है उसकी स्पीड जो है बच्चे उससे कम है। तो कहने का ये मतलब कि हमारा जो सॉलिड मीडियम है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड की फिर होगी और गैसेज़ की जो होगी वो लीस्ट होगी, सबसे कम होगी। बच्चे अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये जो हमने टेबल दिया है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर हमने मटेरियल दिया गया है और स्पीड दी गई है मीटर पर सेकंड में। तो अगर हम यहाँ पर अपनी गैसेस मीडियम है, ये हमारा गैसेस का मीडियम है, एयर की 331 0 डिग्री पे हमारा जो अगर हम एयर को टेम्परेचर बढ़ा देंगे 20 डिग्री कर देंगे 343 हो जाएगी। लेकिन अगर हम गैस चेंज कर देते हैं हीलियम उसकी 972 है और हाइड्रोजन की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1286 मीटर पर सेकंड स्पीड रहती है। बच्चे अगर हम लिक्विड की देखेंगे ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो है लिक्विड की है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है 926 रहेगी, मिथाइल अल्कोहल बच्चे रहेगा 1143 है, हमारा जो केरोसिन है 1324 है। तो यहाँ पर हमारे मरकरी है याद रखेंगे 1450 है और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है वाटर पे साउंड की स्पीड कितनी है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वाटर है तो 1493 है और जो हमारे समुद्र का पानी रहता है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा साल्टी होता है तो यहाँ पर याद रखेंगे उसकी 1533 है और हम ग्लिसरॉल की देखेंगे अपने ग्लिसरीन की तो 1904 जो है वो उसकी स्पीड रहती है ऑफ द साउंड। बच्चे हम यहीं पर हम देखेंगे हमने सॉलिड की और यहाँ पर आपके क्वेश्चन भी जो है पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे रबड़। हमारा जो रबड़ होता है उसमें जो साउंड की स्पीड होती है बच्चे वो 1600 रहती है, ठीक है। फिर हमारा जो लेड होता है उसमें 1322 रहती है। हमारा जो, ठीक है, लूसाइट है 2680 रहेगी। हमारा जो गोल्ड है इंपॉर्टेंट है 3240 रहती है। कॉपर में जो है वो 3560 है। तो आपके पास बच्चे ऐसे दिया जाएगा विच ऑफ द फ्लोइंग हैज जो है लार्जेस्ट स्पीड, साउंड की स्पीड जो है इन सबों में से सबसे ज़्यादा है। आपके पास कॉपर, एल्यूमीनियम, गोल्ड, डायमंड इस तरीके से ऑप्शन दिए जाएँगे। तो आपको देखना होगा किसमें ज़्यादा है। तो आप याद रखेंगे जो डायमंड होती है इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ द साउंड है। तकरीबन 12,000 मीटर पर सेकंड है डायमंड से। फिर हमारे पास गिलास आता है 5,640 है। तो आप याद रखेंगे डायमंड के बाद आयरन होगा 5,130, एल्यूमीनियम की उससे कम होगी और ब्रास की उससे कम होगी, कॉपर की उससे कम होगी। तो इन्हीं का ज़्यादातर कंपैरिज़न दिया जाएगा आपको। पहला डायमंड रहेगा आपका, फिर आपका गिलास रहेगा, फिर आयरन रहेगा, फिर आपका जो है एल्यूमीनियम रहेगा, फिर ब्रास रहेगा, फिर कॉपर रहेगा, फिर गोल्ड रहेगा। तो आपको इस तरीके से बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक है ना? अब हम कुछ क्वेश्चन जो है बच्चे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वो कौन-कौन से क्वेश्चन हैं। पहला, द स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन, तो स्पीड ऑफ द साउंड जो है बच्चे को किस पे डिपेंड करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, प्रेशर ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड एंड टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द मीडियम। तो हमने पढ़ा जो स्पीड जो होती है साउंड की किस पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर नहीं आपको कंफ्यूज होना है सी ऑप्शन से, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड, ठीक है। हमने ये देखना है मीडियम का टेम्परेचर कौन सा है, क्या मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है और उनका टेम्परेचर जो है वो कौन सा है। हाँ, तो कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पे एक और कंसेप्ट आता है बच्चे सोनिक बूम का। व्हाट इज अ सोनिक बूम, ठीक है। आप देखते हैं आजकल जो है वो एयरक्राफ्ट भी जो है हवा में जो है वो उड़ रहे हैं, ऊपर आसमान में जो है वो जंगी हालात है तो एयरक्राफ्ट भी उड़ रहे हैं। आप देखते हैं हमारे पास एरोप्लेन उड़ते हैं तो उसकी आवाज़ कुछ होती है, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं तो उसकी आवाज़ कुछ होती है और जब हमारे पास जेट फाइटर उड़ते हैं तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है, पूरे जिस एरिया से उड़ रहे हो तो उसको पता चलता है कि कोई ना कोई जेट फाइटर उड़ रहा है। और जब हम अपने आसमान की तरफ देखते हैं तो कुछ ऐसा सफ़ेद सा आपको धुआँ भी दिखता होगा, ठीक है? अब इसी के बारे में हम साउंड के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये क्या जो है वो इम्पोर्टेंस है इसकी। देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन द एयर, जब कभी कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारी एयर में ट्रैवल करता है, अब यहाँ पर उसकी एक शर्त है, अगर स्पीड जो होती है उस ऑब्जेक्ट की ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड है। When an object travels in the air with a speed greater than the speed of the sound, अगर साउंड की स्पीड से जो है वो ज्यादा तेजी से जो है वो चल रहा है, इट प्रोड्यूसेस अ साउंड विद हाई एनर्जी, तो ये एक साउंड प्रोड्यूस करेगा और साउंड की बहुत ज्यादा एनर्जी होगी।
अब जेट फाइटर जो हमारे पास जो है वो मैक 5 जो हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं, जो मैक 5 की कैटेगरी में आते हैं, तो आप देखेंगे जब वो उड़ते हैं तो इतना ज़्यादा शोर हो जाता है कि इवन जो आपके घर के जो शीशे-वीशे होते हैं, वो भी जो है वो टूट सकते हैं। ठीक है? बिल्डिंग में भी क्रैक्स आ सकते हैं। सो दिस एनर्जी ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी लाउड होती है कि एनफ कि इट कैन ब्रेक द ग्लास और डैमेज द बिल्डिंग। ये हमारे ग्लासेस को भी, हमारी बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर सकती है। So the sound produced is similar to the sound of an explosion or the thunderclap। तो यही वजह है कि अब ये जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ये किसके सिमिलर होती है? जैसे कोई एक्सप्लोजन, कोई बम जो है वो हो गया होगा आपके एरिया में। तो यहाँ पर हम समझेंगे, हाँ, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे दीज ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रेशर ऑन द ईयर। जब ये ऑब्जेक्ट जो है हमारी हवा में जो है, हमने देखा ईयर क्या है, एक मीडियम ईयर है। अब जब ये ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि ये जेट फाइटर जो है हमारी ईयर से जो है वो पास आउट होता है, यहाँ से गुजरता है, तो ये ईयर पे जो है एक प्रेशर जो है बच्चे वो एक्सर्ट करता है। और ये जो प्रेशर होता है ये क्या करता है, इट काजेज द प्रोडक्शन ऑफ द शॉक वेव्स। तो ये जो आप देखते हैं ना, ये शॉक वेव्स बनती है यहाँ पर, क्या बनती है, शॉक वेव्स एयर में बनती है। तो दीज शॉक वेव्स प्रोड्यूस एक्सट्रीमली लार्ज एंड लाउड साउंड वेव्स विच आर कॉल्ड द सोनी बूम। तो यही जो हमारे पास जो शॉक वेव्स होती है, ये लार्ज जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, साउंड वेव प्रोड्यूस करती है। इस साउंड वेव को बच्चे हम सोनिक बूम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सोनिक बूम कहते हैं। हम देखेंगे जो स्पीड ऑफ द साउंड होती है ईयर में, वो कितनी होती है, 331 से लेके 333 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन जो स्पीड ऑफ द लाइट होती है वो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। ये भी आप फैक्ट जो है वो एक याद रखेंगे। ठीक है, चलते आगे। अब आप देखेंगे, हम जब थंडर स्टॉर्म होते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं हमारे पास बिजली चमकती है, और जो है बिजली चमकने के बाद बच्चे क्या होता है, साउंड जो होती है एक हमें जो है वो सुनाई देती है, बादल गरजते हैं। आपने एक बात गौर की होगी, जब बिजली चमकती है, पहले जो है बिजली चमकती है, उसकी लाइट हमें सुनाई देती है, दिखाई देती है, ठीक है? और उसके बाद जो है एक आवाज़ सुनाई देती है। तो इससे हम ये भी कन्क्लूज़न निकाल सकते हैं, वो ये कन्क्लूज़न होगा कि जो स्पीड होती है साउंड की, वो कम होती है, ठीक है? क्योंकि साउंड तो हमें बाद में सुनाई देती है, और स्पीड जो होती है लाइट की, वो ज़्यादा होती है। लाइट पहले नीचे हमारे यहाँ पर पहुँच जाती है और साउंड बाद में पहुँच जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो हम याद रखेंगे, दिस क्लियरली स्टेट्स दैट द साउंड ट्रेवल अ लोअर स्पीड देन दैट ऑफ द लाइट इन ईयर। जो साउंड होती है बच्चे, वो लोअर स्पीड पे जो है वो चलती है। साउंड जो होती है ट्रेवल करती है लोअर स्पीड पे, इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे, देन द लाइट इन द ईयर। तो लाइट जो है हमारे तक बाद में पहुंचती है, साउंड जो है वो पहले, लाइट जो है वो पहले पहुंचती है, साउंड जो होती है वो बाद में पहुंचती है, और लोअर स्पीड में जो है वो ट्रेवल करती है। सो दिस इज द रीजन व्हाई एट द टाइम ऑफ द लाइटनिंग द लाइट इज विजिबल इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, इंस्टेंटेनियसली जो है वो लाइट जो है हमें दिखाई देती है, और साउंड जो है वो, थंडर जो है वो बाद में हमारे कानों तक जो है कुछ सेकंड के बाद जो है पहुंचता है। आई समझ? ठीक है। ठीक है, अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। Which characteristic is this? We can distinguish between the sound having the same pitch and the loudness। तो हमने पहले ही कहा, ऐसी क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, टिम्बर। क्या कहते हैं, टिम्बर। और टिम्बर क्या होती है, वो क्वालिटी ऑफ द साउंड होती है। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है विच कैन वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन साउंड इवन इफ दे हैव द सेम पिच, जिनकी सेम पिच होती है और सेम उनका एम्पलीट्यूड होता है, तो उसी को हम बच्चे क्या कहते हैं, टिम्बर कहते हैं, और द क्वालिटी ऑफ द साउंड बच्चे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, याद रखेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट क्या होता है। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा लिया है कि नोट क्या होता है। टोन जो होती है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, और जो टोन नोट होती है वो मिक्सचर ऑफ द सेवरल फ्रीक्वेंसीज होती है। क्वेश्चन नंबर 4, साउंड ट्रेवल्स इन एयर। साउंड जो है बच्चों वो ट्रेवल करती है एयर में, हम जानते हैं। इफ, क्या कब ट्रेवल करेगी, इफ यहाँ पर जो है वो डिस्टरबेंस होगी। तो देखेंगे हम यहाँ पर जो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, देयर इज अ नो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो अजीब सा ऑप्शन दिया गया, बट देयर इज अ डिस्टरबेंस। जब कभी डिस्टरबेंस होती है तब वहां पर जो है वो साउंड ट्रेवल होती है।
ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम जो साउंड होती है वो डिस्टरबेंस की वजह से होती है। तो साउंड वेव जो प्रोपेगेट होती है बाय द वाइब्रेशन की वजह से होती है। जब कहीं वाइब्रेशन हम डिस्टर्ब कर देते हैं उसकी पोज़ीशन को, तो ये ठीक है, ये जो डिस्टरबेंस होती है ये वाइब्रेशन जो है पार्टिकल्स में क्रिएट करती रहती है, जिसकी वजह से पार्टिकल जो होती है डिस्टर्ब होने के बाद एक जगह से आगे मीडियम में जो है वो मूव करना जो है वो शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, when we change feeble sound to loud sound we increase its। जब कभी हम चेंज करते हैं फीबल साउंड को लाउड साउंड में तो हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? ऑलरेडी हम पढ़ चुके, हमें जो है एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना पड़ेगा। लाउड साउंड हमने करनी है तो हमें एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो साउंड जो होगी वो लाउड होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड क्या होगी बच्चे? सॉफ्ट होगी। तो लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। When amplitude increases, feeble sound changes to the loud sound। अब यहाँ पर एक कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक कर्व हुआ है, तो पूछा गया है इन द गिवन फिगर half the wavelength is। in the given figure 12.1 half the wavelength is। तो half the wavelength is क्या पूछा गया? वेवलेंथ का जो है वो हाफ है। ठीक है, तो हमने देखा वेवलेंथ जो होती है वो क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ होता है। दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो है वो जो है वो डिस्टेंस होता है। सो इन द ग्राफ हाफ द वेवलेंथ विल बी बी डी। तो बी डी जो होगा वो क्या होगा हमारा? हाफ द हाफ द वेवलेंथ विल बी जो होगी वो बी डी होगी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर हम। अगला क्वेश्चन होगा, we can distinguish between the man's voice and the woman voice of the same loudness even without seeing them। हम जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आदमी की आवाज में, औरत की आवाज में, उन्हें बिना देखे। ये किस वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड विच मेजर द श्रिलनेस ऑफ द साउंड। हमने देखा श्रिलनेस ऑफ द साउंड जो होता है वो किस पे डिपेंड करती है? वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, मतलब हर्ट्ज पे डिपेंड करती है। कैन यू चूज द करेक्ट यूनिट ऑफ द क्वांटिटी? तो उस क्वांटिटी का यूनिट बोलना है, वो क्वांटिटी नहीं बोलनी है बच्चे, उसके हमें यूनिट बोलना है, तो वो यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज होगा। अगला क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड इन ईयर। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, स्पीड जो होती है साउंड की ईयर में वो क्या हो जाती है बच्चे? वो इनक्रीज हो सकती है। क्या हो सकती है? वो इनक्रीज होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लाउडनेस। देखिए, लाउडनेस मेजर द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर्स। हमने पढ़ा था लाउडनेस जो है वो क्या मेजर करती है? साउंड एनर्जी जो हमारे कानों तक पहुंचती है पर सेकंड, एंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। व्हाट इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर द लाउडनेस ऑफ द साउंड? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो लाउडनेस का यूनिट होता है बच्चे वो डेसिबल होता है। ठीक है, तो हम साउंड को मेजर करते हैं, उसकी मतलब लाउडनेस ऑफ द साउंड को मेजर जिससे करते हैं उसका यूनिट जो है डेसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, वी कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ ए डिफरेंट सिंगर। हम डिफरेंट डिफरेंट जो है सिंगर्स उनकी साउंड को बच्चे वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उन्हें बिना देखे जो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। This is all due to the different quality or timbre of their sound। So on what factor does the quality of the sound depend? तो मैंने ऑलरेडी जो आपको ग्राफ में ये पढ़ा दिया था वो कि वो वेव फॉर्म पे जो है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने जो है 10 क्वेश्चन बच्चे वो कंप्लीट किए। अगला क्वेश्चन जो है चलिए इसे छोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हैं आपके एग्जामिनेशन की जो है वो बच्चे वो डेट आ गई है, जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन की बच्चे जो है वो डेट आ चुकी है। अब आपके बहुत कम दिन है। ठीक है, आप जो है पूरी की पूरा हमने जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई, आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं और अपनी जो है प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। और हम आपके लिए कुछ स्पेशल सेशन जो है वो लेके आ रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा मॉक टेस्ट जो है बाय किया है, ठीक है, जिन्होंने पेमेंट कर दी है, तो वो हमें वो उन्हें जो है स्पेशल वीडियो लेक्चर जो है हम आप प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक जो हमारा मॉक टेस्ट नहीं खरीदा है, देखिए कितने कम प्राइसेस में हम आपको दे रहे हैं। सिर्फ 100 रुपीज में जो मॉक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, सिर्फ 100 रुपीज में।
इतने कम प्राइसेस में हम आपको तो 10 बेनिफिट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहा है, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है, आपको डांसेस ऑफ कश्मीर पे वीडियो मिल रही है, डांसेस ऑफ जम्मू पे वीडियो मिल रही है, इंडियन म्यूजिक पे मिल रही है, हिस्ट्री ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पे वीडियोस मिल रही है। आपको उसके अलावा जो है डायरेक्शन टेस्ट पे वीडियो मिल रही है, रीजनिंग के टॉपिक, फिगर सीरीज कंप्लीशन पे वीडियो मिल रही है। तो इस तरीके से वो वीडियोज़ों से आपका सिलेबस भी पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और जो है आपकी बहुत अच्छा कंटेंट भी आपको वहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक जो है पेमेंट नहीं की है, अभी तक बाय नहीं किया है, तो आप उस टेस्ट को जो है बच्चे वो बाय कीजिए। ठीक है, बहुत कम टाइम बच रहा है अब आपके लिए। आप उस टेस्ट को जो है वो बाय कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। उन क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनमें से श्योर जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो है दे देंगे और आप हमसे फेसबुक पे भी जो है और उस पे भी जो है वो जुड़ सकते हैं। आप हमारे जो है वो फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब के अलावा जो है आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जो है डायरेक्टली जो है वो बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है?